हेलो एंड वेलकम टू शिक्षाकुल क्लासेस। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में। कि इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है हमें, ताकि हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट हो। अब अगर करंट अफेयर्स की बात करें हम लोग, तो आप सभी को पता होगा कि यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे? तकरीबन 35 क्वेश्चंस आपके हर साल आते हैं। अभी जो 135 क्वेश्चंस हैं, ये आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज की डेट में, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड नंबर। अब यहां पर दे आर आस्किंग क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस है, कहीं पे कोई नया संस्थान खुला है या इंस्टीट्यूशन खुला है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप देखें तो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे समटाइम्स दे आर आस्किंग अबाउट द रिपोर्ट्स, कभी वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि हाल ही में इस देश का प्रधानमंत्री कौन बना है, और दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव। तो हमारा जो होल सोल एम रहेगा इस पूरे सेगमेंट पे, वो स्टेप बाय स्टेप चलने का रहेगा। और अभी की जो इनिशियल 2 क्लासेस होंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें हम जून टू दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और पर्सपेक्टिव होगा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे, ताकि हमारा जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो हो सके। ठीक है, तो वील हैव 2 क्लासेस एज इफ नाउ, एंड देन in the mid of the February we'll be having our 3rd class, जहां पे हम January and bit of February will be discussing about things। ठीक है, ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो सबसे पहली चीज, इट विल बी कॉम्प्रिहेंसिव, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या सेगमेंट्स हैं इसमें, और स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कम फर्स्ट, एंड स्टार्टिंग विद द मोस्ट बेसिक थिंग जो आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपॉर्टेंट चीज है एडवांस एस्टिमेट। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया, दो ये रिपोर्ट लेटेस्ट है, बट फिर भी आई एम कवरिंग इट हियर बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जनवरी 4, 2023, ये जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है, इसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी है इंडिया की, वो 7.3% के अकॉर्डिंग ग्रो करेगी है 23 और 24 में। तो दैट इज वन थिंग दैट यू मस्ट नो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। उसके बाद एक दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम में हाईएस्ट जो है वो तेलंगाना है एट फर्स्ट प्लेस, और बिहार इज एट द लास्ट प्लेस। इन दोनों का जो डेटा है वो हमें दे रहा है एनएसओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया है ये हमें दिया है एनएसओ ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत। वहीं पे दे माइट आस्क, ये तो रियल जीडीपी हो गई, नॉमिनल जीडीपी पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में दे हैव ऑल द सेगमेंट्स, दे कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव इफ आई वुड से। तो दैट इज 8.9%। तो ये कुछ की डेटाज हैं which you must know from the perspective of your examination, because many a times the questions are directly or indirectly coming from here, and you must understand the basic things कि क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से। Post this, the 16th Finance Commission is another important topic। 16th फाइनेंस कमीशन के
जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है, रादर वी शुड राइट चेयरमैन, वो मिस्टर अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन। अब फाइनेंस कमीशन से जुड़े हुए भी कुछ बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग वित्त आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है आर्टिकल 280 के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत अभी तक 15 वित्त आयोग बन चुके हैं। तो जो 15वां वित्त आयोग है उसका जो टाइम पीरियड था वो 2020 से 21 और 2021 से 26 था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे NK सिंह। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि इसके पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे या 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। और 15वें वित्त आयोग का जो स्टेट्स के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, जिसको आप क्षैतिज अंतरण कहते हैं या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, अगर उसकी परिकल्पना में आप जाएंगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, पहली चीज पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के आधार पर, दूसरी चीज एरिया, तीसरी चीज टैक्स एफर्ट्स, चौथी फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, तो ये कुछ की एरियाज हैं जहां पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट वर द न्यू थिंग्स विच हैव बीन एडेड, लाइक टैक्स एफर्ट्स हो गए, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का एस्पेक्ट हो गया, तो दैट हैज बीन एडेड। अगेन जो टर्म है फाइनेंस कमीशन का अगर वो देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो देयर, दैट 16th फाइनेंस कमीशन का जो शुरू होगा टर्म वो होगा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक का, ये इसका टर्म पीरियड होगा। ठीक है, तो दीज आर फ्यू थिंग्स यू शुड नो। और वित्त आयोग के कामों की अगर व्याख्या करें तो वित्त आयोग के कुछ बेसिक काम है। पहली, रिकमेंडेशन देना फॉर ट्रांसफर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड एमंग स्टेट्स, ये दोनों काम वित्त आयोग का है। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए, शेयर इन टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड एमंग स्टेट्स। एक चीज ये हो गई। दूसरी, ट्रांसफर ग्रांट्स टू अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज और पंचायत्स। दिस इज द सेकेंड थिंग दिस फाइनेंस कमीशन डज। उसके अलावा और भी ग्रांट्स होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, पर्टिकुलर सेक्टर की हो सकती हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब से रिलेटेड भी। दे ऑल्सो गिव रिकमेंडेशन इफ प्रेसिडेंट हैज आस्क्ड देम। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपको इस टॉपिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी पता होना चाहिए। एंड यू मस्ट नो कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं पर्सपेक्टिव से, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से स्पेशली। अब अगली चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
वो है PLFS सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23। इसको भी निकालने वाला आपका NSO है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे श्रमिकों के लिए सर्वे होता है। ये उन श्रमिकों के लिए होता है जो या तो क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो तैयार हैं क्षेत्र में काम करने के लिए या देख रहे हैं, सीकिंग फॉर द जॉब पर्टिकुलर थिंग। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दो अच्छी चीजें हैं, एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एक तो फॉर मेल और एक फॉर फीमेल। फॉर मेल इट इज अराउंड 78.5% 2022-23 में, और फॉर फीमेल इट इज 37% 2022-23 में। अगर यही परसेंटेज, मेल वाला परसेंटेज अगर हम 2017 की बात करें तो ये 75% के आसपास था, और जो फीमेल वाला था 2017-18 में बेसिकली 5 वर्ष पहले वो 23% के आसपास था, बिफोर कोविड। तो ये एक अच्छा सुधार है मेल और फीमेल के पार्टिसिपेशन में। पार्टिसिपेशन मतलब सेवा, उस कार्य क्षेत्र में लगे रहना या कार्य क्षेत्र में काम करना, ठीक है, उसको कहते हैं। और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसको अगर हम निकालेंगे तो हमारा बेसिकली उससे ये है मतलब कि ये 15 ईयर्स एंड एबव वालों के लिए, ठीक है, 15 वर्ष या उससे ज़्यादा के लोगों के लिए है। तो ये हो गई बात लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की, PLFS सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के तहत। अब इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, बट मेरे हिसाब से दिस मच इज इनफ फॉर यू गाइस, बिकॉज ये सफिशिएंट है इतना डेटा आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है अगली, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2023। ये मिला था क्लॉडिया गोल्डिन को। इनको मिला किस लिए? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा दिया वुमेन लेबर फोर्स का इन द मार्केट। बेसिकली फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑफ वुमेन लेबर फोर्स इन द मार्केट, इसके लिए क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया था। अब इसके पीछे की एक कहानी है, वो कहानी छोटी सी मैं सुनाऊंगा। जो टॉपिक था इनका रिसर्च का, कभी कभी यूपीपीसीएस थोड़ा ज्यादा एडवांस बनता है तो रिसर्च टॉपिक भी पूछ लेता है। जो टॉपिक था वो था हैविंग एडवांस्ड आवर perspective or giving us a comprehensive account for women aspect. So for having
एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम. सो दिस वॉज द मेन टाइटल बिहाइंड दैट. व्हाट शी डिफाइंड, उन्होंने देखा क्या कि किस प्रकार से औरतें अंडर रिप्रेजेंटेड हैं ग्लोबल मार्केट में. स्पेशली ये जो क्लॉडिया गोल्डन थी, शी इज फ्रॉम यूएसए. इन्होंने यूएसए की मार्केट को चेक किया और इन्होंने क्या किया, 2 दशक की पूरी रिपोर्ट्स को अच्छे से स्टडी किया. 1770 से 1970 के बीच के दशक में, जब यूएस इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में था. अब इसमें इन्होंने किया क्या वो थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्राफ प्रैक्टिस से, तो आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी. एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है. ये मान लीजिए पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन है और ये इकोनॉमिक चेंजेस हैं ईयर्स के, उसमें 1770 से 1970 के बीच में. तो ये वो दौर था जब पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो वुमेन वर एट द हायर साइड. फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिकीकरण आया, औरतों का जो एक पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी नीचे तक डाउन हुआ इस दौरान. फिर सेवा क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई, तो सेवा क्षेत्र के साथ उनका पार्टिसिपेशन फिर से बढ़ा. लेकिन ये दर्शाता है कि औद्योगिकीकरण के बाद ऐसा नहीं कहा कि औरतों की स्थिति बहुत सुधारात्मक रही, वो अंडर रिप्रेजेंटेड रही. विद सर्विस सेक्टर कमिंग इन पिक्चर, वो थोड़ी बेटर कंडीशन में आई. तो इसका पूरा मतलब यही था. तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि क्लॉडिया गोल्डन को मिला, और किस लिए मिला, क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि किस प्रकार से महिलाएं अंडर रिप्रेजेंट रही हैं यूएस जैसी इकोनॉमी में. तो वर्ल्ड में क्या हाल होगा, एक पर्सपेक्टिव देने की पूरी कोशिश. और उसी के लिए ये जो एक जनरल परसेप्शन होता है कि किसी देश में औद्योगिकीकरण हो रहा है या समृद्धि हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो औरतें भी उस डेवलपमेंट का प्रोसेस बनती हैं. यहां पे पिक्चर थोड़ी सी अलग थी, और वही पिक्चर ये ग्राफ के थ्रू इन्होंने दर्शाने की कोशिश की. तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स क्लॉडिया गोल्डन, यूएसए फर्स्ट. और एक और बात, ये तीसरी ऐसी महिला थी जिनको ये पुरस्कार मिला है. इनके पहले एस्थर डफलो को मिला था इकोनॉमिक्स में प्राइज. आपको याद होगा पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट में मिला था कुछ समय पहले, और उनके पहले एक महिला को और मिला था यही पुरस्कार. और अगर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल के याद में. स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा अल्फ्रेड नोबेल के याद में. और इस बैंक का जो एक्चुअल नाम था वो था स्वेरेजिस रिश बैंक. तो इट वाज स्वेरेजिस रिश बैंक. ये सारे वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जहां पे क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है. दे माइट आस्क द क्वेश्चन ऑन द सेम लाइंस. इसके बाद अगला इंडिया में पहला यूपीआई एटीएम शुरू किया गया है, और इंडियाज फर्स्ट यूपीआई एटीएम. अब यूपीआई एटीएम का मतलब क्या हुआ, यहां पे कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक तरीके से ये क्यूआर कोड के उस पे आपको मिल जाएगा पैसा. इसको शुरू करने के लिए इंडिया में हिताची ग्रुप ने शुरू किया है, ये याद रखना है. स्टार्टेड बाय हिताची ग्रुप.
और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में लॉन्च किया गया है। सो इट विल बी अ वाइट लेबल एटीएम, सीमलेस कैश विड्रॉल्स वगैरह के लिए है और क्यूआर बेस्ड कैशलेस विड्रॉल भी कॉन्टेक्स्ट में है। उसके बाद अगली चीज़ लिख लो आप लोग, और अगली चीज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया की जो रैंक है वो 132nd है 2022 की रिपोर्ट में, और इसके पहले हम शायद 130th पे थे। इसको UNDP वो करता है, बाय UNDP। और अगली चीज़ ये है कि 3 मेजर्स होते हैं, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ एंड आप इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इससे भी जोड़ सकते हैं, और तीसरा एजुकेशन। एजुकेशन में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और बाकी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका एक और पॉइंट हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के एस्पेक्ट में। इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कई वर्षों से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। इसमें इंडिया की रैंक 111th है। और इसको पब्लिश करने वाले हैं 2 NGO, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो हैं, एक तो मैल नरिशमेंट हो गया, वेस्टिंग, स्टंटिंग आर द मेजर पैरामीटर्स। चाइल्ड स्टंटिंग होती है, वेस्टिंग होती है, मोर्टालिटी का एस्पेक्ट भी आएगा। फिर एक अगली रिपोर्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। इसमें प्रथम पे स्विट्जरलैंड है और इंडिया 40th पे आ चुका है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और इंडिया में भी इनोवेशन इंडेक्स का वो है जिसमें कर्नाटका पहले पे है। कर्नाटका इज एट द फर्स्ट प्लेस। अब जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात हम कर रहे हैं, मतलब तो इसमें इसको जारी करने वाली बॉडी है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वीपो इज द बॉडी विच गिव दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी,
because how we are sharing these aspects, that is important from the perspective. यहीं पे एक रिपोर्ट और भी है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और रिपोर्ट 2023, इसमें भी इंडिया की रैंक 40th ही है, 40 ही है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसको निकालने वाला है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। इसमें फर्स्ट पे आपका डेनमार्क है, फर्स्ट पे कौन है? डेनमार्क, ठीक है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हो गई, इसके अलावा एक दो रिपोर्ट्स और भी देख लेते हैं, बिकॉज कई बार पूछ लेता है सवाल आपसे। जैसे एक रिपोर्ट थी लीड्स की, जिसने बहुत न्यूज़ बनाई भी है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, दैट इज इम्पॉर्टेंट। लीड्स 2023, इस रिपोर्ट ने इंडिया के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ भी करी, बिकॉज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का वो था, और इसमें अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग परफॉर्मेंसेस का एक प्रॉपर सेगमेंट है। जस्ट लाइक लीड्स जो है वो इंडिया का एक इन्वेंशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की तरफ से। जैसे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हम निकालते हैं, ये क्यों निकाला है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो है ये ऑन द लाइंस ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 कह लो, वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया था, उसके ऑन द लाइंस है, जस्ट टू चेक कि हम लॉजिस्टिक्स के उसमें क्या करें। अब लॉजिस्टिक्स का सिंपल मतलब ये है कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने में जो ओवरऑल कॉस्ट होती है उसको हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं। तो कोस्टल की बात करोगे तो कोस्टल में वन फर्स्ट उस पर आंध्रा हो जाएंगे, कोस्टल में आंध्र प्रदेश, अचीवर्स, परफॉर्मर्स और इम्प्रूवर्स के उसमें है, तीन उसमें है कि जिनको इम्प्रूव करना है, एस्पायरर्स है। तो आंध्रा, गुजरात, कर्नाटक एंड तमिलनाडु उसमें आ जाएंगे। आपके लैंडलॉक्ड उसमें आ जाएंगे हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। नॉर्थ ईस्टर्न में सिक्किम आ जाएगा, आसाम आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ आ जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? लीड्स क्या है? तो ये किससे है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ठीक है। और इंडिया ने काफ़ी इंप्रूव भी किया है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस के कॉन्टेक्स्ट पे। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए, डेल्टा रैंकिंग जो आई है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की, वो
आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, इसको निकालने वाली बॉडी है नीति आयोग। अब नीति आयोग के अनुसार अगर आप आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की परियोजना में देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल तिरियानी ब्लॉक है जो कुमराम भीम आसिफाबाद में तेलंगाना में, उसने फर्स्ट पोजीशन ले आई है। तो आपको याद रखना है तिरियानी ब्लॉक फर्स्ट आया है और ये कहाँ है? तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में। ब्लॉक याद रखो और किस स्टेट में है वो याद रखो, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो था वो 7 जनवरी 2023 को लॉन्च हुआ था। ठीक है। इसी के संदर्भ में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था, जिसको आप आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी कह सकते हैं, ये आपका 2018 में शुरू हुआ था। ये 2018, उसके 5 साल बाद आपका आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम भी शुरू किया गया। अब आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम जो शुरू किया गया था, दैट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश बेसिकली। अब इसमें फर्स्ट पे तिरियानी ब्लॉक है और सेकंड पे इसी में कौशाम्बी ब्लॉक है। कौशाम्बी ब्लॉक, आपको पता कौशाम्बी ब्लॉक कहाँ है? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स यहाँ के लिए हैं आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, जो आपको याद रखने हैं। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ो अब अगली चीज पे। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, दो 2023 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। ठीक है। ये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 है, इसको हेरिटेज फाउंडेशन वो करता है। तो लिख लो बाय दी हेरिटेज फाउंडेशन। और बच्चों इंडिया की जो रैंक है इसमें 111 है आई गेस। तो इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? 111, सॉरी 131 है, नॉट 111, 111 हंगर इंडेक्स में थी ना, तो 131 है यहाँ पे इसकी रैंक। अब जो इकोनॉमिक स्वतंत्रता है या हेरिटेज का एस्पेक्ट है, इसमें सबसे आगे सिंगापुर है और नॉर्थ कोरिया लास्ट में है। बट यू शुड कीप दिस इन माइंड, एक पुरानी रिपोर्ट है ये, बट ये पूछ सकते हैं कि कौन निकालता है। तो हेरिटेज फाउंडेशन याद रखना। और फर्स्ट पे है सिंगापुर। उसके बाद जेंडर गैप रिपोर्ट, अगेन एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंक 127 है और WEF इसको निकालता है। ये 2 पॉइंट याद रखना बस। ठीक है। इंडिया की रैंक 127 है
और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। विश्व व्यापार संगठन या विश्व आर्थिक संगठन, सॉरी, ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। 2022 में अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो रैंक थी वो 135 थी। ये भी याद रखो, समटाइम्स दे आर चेंजिंग द सेम क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट लाइंस, तो यू शुड नो दिस। फिर इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, दो 2023 आपको बताया है इसको कौन निकालता है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को। यू ऑल नो दैट पार्ट कि हु प्लेसेस दिस। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकलती है और इंडिया 38 पे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और इंडिया की रैंक क्या है, 38 है। बस ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 38 रैंक पे है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। अगर फर्स्ट की टॉप रैंकर्स यूजुअली पूछते नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए है नहीं, बट टॉप रैंक इज विद सिंगापुर दे, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो गई जो आपको आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। अब एक रिपोर्ट और है, वो भी कर ही लो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाली। क्वेश्चन वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, क्योंकि लास्ट टाइम देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो सबसे पहली चीज जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, आप इसको लिख सकते हैं कुल प्रजनन दर। कहाँ पे, यूपी में। यूपी में ये 2.4% है, 2.4 है, ठीक है, प्रतिशत नहीं 2.4 मानो, ठीक है। वहीं पे इंडिया में अगर देखोगे तो 2 है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे TFR, इसको TFR कहते हैं इंडिया का, तो इट इज 2.0। यूपी के कॉन्टेक्स्ट में 2.4, जस्ट अ मिनट, 2.4 है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इट इज 2.0 टोटल फर्टिलिटी रेट। बेस्ड ऑन दैट 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे मोर देन 2.1 है। वो स्टेट्स हो जाएंगे बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड मणिपुर। हाईएस्ट जो है वो बिहार में है और मेघालय में है 3, तो हाईएस्ट भी जान लो। .0 और लोएस्ट आपका हो जाएगा, आई थिंक नागालैंड होगा लोएस्ट। तो लोएस्ट इज नॉट विद नागालैंड, सिक्किम और अंडमान निकोबार। तो सिक्किम और अंडमान निकोबार का लोएस्ट है। इसी पे क्वेश्चन भी बना था। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था आपका यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में कि उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर इतनी है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर जो है वो 2.4 है, ठीक है।
अब इसके अलावा जो अगली चीज है वो हम बात करेंगे कुछ की कॉन्टेक्स्ट, कुछ की रिपोर्ट्स की, जो आपके लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स सी दैट. जैसे कीपिंग फ्यू थिंग्स इन उत्तर प्रदेश, अभी हमने बीडा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया. ये बीडा 1 अगस्त 2023 को इसकी स्थापना की गई, इसका गठन किया गया है. तो क्या याद रखना है? बीडा 1 अगस्त 2023. उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वी हैव नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वी हैव गीडा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ऐसे ही हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं. बेसिकली बीडा को आपको दिमाग में रखना है बिकॉज बीडा इज इंपॉर्टेंट. कब किया गया इसका गठन, ये पूछा जा सकता है आपसे. ठीक है. स्वीकृति प्रदान कर दी गई है इसको. अगला, अमृत भारत स्टेशन योजना प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई है. अमृत भारत स्टेशन योजना अमृत भारत स्टेशन योजना, इसमें उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशन हैं. कितने हैं उत्तर प्रदेश के स्टेशनों की संख्या? 55. और वहीं पे अगर पूरे भारत में देखेंगे तो 508 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की बात की गई है. कितने की? 508 रेलवे स्टेशनों की. मतलब रिजुवनेशन कह सकते हो या रीस्ट्रक्चरिंग कह सकते हो ऑफ द स्टेशंस, ऑफ द न्यू स्टेशंस टू बी प्रिसाइज. अगला पॉइंट लिखिए, रीजनल फिल्म सिटी. एक तो फिल्म सिटी हम नोएडा में खोल गए, उसके अलावा एक रीजनल फिल्म सिटी बनाने की बात हुई है गोरखपुर में. तो कीप दिस इन माइंड एज वेल कि रीजनल स्पोर्ट फिल्म सिटी कहाँ पे बना गए. देन वाटर टैक्सी इन वाराणसी, water taxi in Varanasi. So these are few small minute details which you must know from the perspective of examination, as they keep on asking such questions again and again. तो आपको ये भी पता होना चाहिए. उसके अलावा वैदिक थीम पार्क
वैदिक थीम पार्क बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, डेट इज इन नोएडा। और एक प्लास्टिक पार्क बनाने की बात की गई है, कहाँ पे? यमुना एक्सप्रेसवे पे। So these are certain few minute details you must know about it. At times they are asking questions based on such things. तो आपको पता होना चाहिए exactly कि क्या क्या questions आ रहे हैं and what are the questions we need to answer. Then आपको ये समझ में आ गया, ये सारी चीजें हो गई। अब आगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में इंडिया के लेवल पे कुछ चीजें। तो तमिलनाडु जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है किसमें? एक्सपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स इंडिया के उसमें, मतलब इंडिया से जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो गए हैं उसमें तमिलनाडु इज एट द फर्स्ट प्लेस। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के निर्यात में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा एसबीआई की एक रिपोर्ट थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एसबीआई की रिपोर्ट कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा बाय 2027। दैट वाज आल्सो अ रिपोर्ट विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि तमिलनाडु के उसमें वन टैप वन ट्री कैंपेन, ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। तो जहां भी ये नल की सुविधा दे रहे हैं वहां पर एक पौधा भी दे रहे हैं पौधारोपण के लिए। तो वन टैप वन ट्री कैंपेन गवर्नमेंट ने शुरू किया है जिससे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है ताकि रूरल एरियाज में है, ये रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में ये काम किया जा रहा है। अगला है कंट्री की फर्स्ट सीएनजी पावर्ड टॉय ट्रेन उदयपुर में चलाई जा रही है। India's first toy train is being running at उदयपुर। तो तमिलनाडु फर्स्ट हो गया एक्सपोर्ट के उसमें, एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया। एसबीआई रिपोर्ट इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। और वन टैप वन ट्री प्रोग्राम जहाँ पे यूपी गवर्नमेंट नल पौधारोपण से उससे संबंधित है। और इंडिया की फर्स्ट सीएनजी पावर टॉय ट्रेन उदयपुर में चलाई गई है। और इसके बाद बिकॉज दे कीप ऑन आस्किंग सच क्वेश्चन सो वी नीड टू फोकस ऑन दोज थिंग्स कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या फर्दर एड ऑन्स कर सकते हैं, ठीक है। So this is much is enough for this session. We'll come up with certain more facts and data that will help you out for the examination purpose. So stay tuned with me. We will get back to you again
while showing certain key important data and facts which are quite important. ठीक है. So let's have few more things like. ठीक है. Thank you so much for joining me today. I hope the session was quite useful for you guys and you guys understood most of the stuff properly. Thank you. All the very best, guys.